Good afternoon, students. Uh, Today we will start a new topic. Name is PPV and FR Act. Okay. Uh, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि PPV एंड FR क्या होता है और इसके क्या फंक्शन है, कब आया, कहाँ है और इसका क्या रोल है हमारे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर. ओके स्टूडेंट, देखो PPV-FR केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2001. ओके, और ये जो प्रोटेक्शन क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो प्लांट वैरायटी है उन सभी प्लांट वैरायटी को ये प्रोटेक्ट करता है. ओके, सपोज को कि जो से स्वर्णा हो गया, स्वर्णा सब्वन हो गया, बहादुर हो गया, रंजीत हो गया, तो ये टाइप की जो वैरायटी है ये राइस की वैरायटी है. तो इन राइस की वैरायटी को जो प्रोटेक्शन करना है वो PPV एंड FR करता है. और ये जो PPV FR है ये न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना. मतलब प्रोटेक्ट किससे करना है, सपोज करो कि मैंने एक वैरायटी बनाई स्वर्णा सब्वन. ओके, अब ये स्वर्णा सब्वन को तो कोई और मतलब कि उसका सीड लेके वो भी तो उगा सकता है, उगा के फिर वो उसका मार्केटिंग कर सकता है, उससे पैसा कमा सकता है. तो वो मार्केटिंग पैसा कमा रहा है, उसको उससे बचने के लिए, है ना, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है PPV एंड FR, जो कि न्यू दिल्ली में ये प्रोटेक्ट करती है कि कोई और दूसरा उस चीज़ को बना ना सके, सेल नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, मतलब कि वो पैसा नहीं कमाना चाहिए उस चीज़ से, ठीक है ना. तो ये PPV-FR उस चीज़ को रेगुलेट करती है, ठीक है. और ये स्यू जेनेरिस सिस्टम होता है, जो IPR के अंदर आप पढ़ोगे तो IPR के अंदर अलग अलग जो सिस्टम है उसमें एक स्यू जेनेरिस सिस्टम है. और ये PPV-FR जो एनफोर्स हुआ था वो 2005 में 11 नवंबर 2005. और जो इसका चेयरमैन है 2018 से अभी तक, ये है आपके विनोद प्रभु, ठीक है ना. ये जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसमें ये आता है. और जो द चेयरमैन इज द CEO ऑफ द अथॉरिटी एंड द चेयरमैन इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, मतलब कि जो इसका जो CEO होता है, तो वो ही इसका वो होता है, मतलब मेन चेयरपर्सन होता है ना. और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो चुने जाते हैं अथॉरिटी के मेंबर वो होते हैं. और टोटल जो इसके टोटल मेंबर हैं PPV एंड FR के, टोटल 15 मेंबर्स हैं. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया हो. PPV-FR एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक जो क्या करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ICAR की है. और ये क्या करती है, जो प्रोटेक्ट करती है प्लांट वेराइटीज़ को. किसके लिए किसके लिए प्रोटेक्ट करती है कि अदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्रीडर या फार्मर, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, प्राइवेट कंपनी हो, कि उस चीज़ को वो मार्केट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, है ना, उस और क्या कर सकते हैं, और सेल नहीं कर सकते. उस चीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है. और नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डेफिनेशन भी पढ़ेंगे. अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, आखिरकार इसका गोल क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये लाया गया. तो सबसे बड़ी वैरायटी है कि जो प्लांट वेराइटीज़ है, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़ बन चुकी है अभी तक, है ना, राइस की, वीट की, मतलब सीरियल्स की भी बन चुकी है, लेग्यूम्स की भी बन चुकी है, आपके ऑयल सीड की बन चुकी है, पाउडर है, वेजिटेबल है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, फॉरेस्ट्री क्रॉप है, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स है. तो इन सभी की वैरायटी बन रखी, तो इनको कंजर्व भी करना है ना. इन सभी को कंजर्व करना है, जो ब्रीडर ने बनाई है और जो फार्मर ने जो वैरायटी बनाई है उसको भी हमें कंजर्व करना है ना. और प्लांट ब्रीडर को एनकरेज करना है कि और भी प्लांट वैरायटी बनाई जाए, और भी प्लांट वैरायटी को तुम बनाओ, नई नई वैरायटी तुम बनाओ, जिससे क्या होगा आने वाले जो भी पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन हो रहा है इतना ज़्यादा, मतलब कि हर दिन पता नहीं हज़ारों लाखों मतलब बर्थ हो रहा है, तो उसको खिलाओगे क्या. जब ब्रीडर जब राइट वैरायटी नहीं बनाएगा तो फिर वो खाएंगे कैसे. तो उसको एनकरेजमेंट मिल रहा है एक, है ना, प्रोटेक्ट कर. तो PPR इसका रोल है कि वो ब्रीडर को एनकरेज करता है कि और वैरायटी बनाओ, है ना, जिससे क्या होता है, टू फीड दी मीन्स पॉपुलेशन इंडिया एज वेल ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो यह इसका एक रोल होता है, ठीक है. क्या कंजर्वेशन करना, मतलब कंजर्व करना है जर्म प्लाज्म का,
जितनी भी प्लांट वैरायटी फार्मर वैरायटी हो, बोली प्लांट ब्रीडर की वैरायटी हो, उसको कंजर्व करना, एनकरेज करना ब्रीडर को टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज़, ठीक है ना। और जो जेनेटिक रिसोर्सेज है, मतलब ये नहीं कि जो प्लांट वैरायटी जो फार्मर बना दिया या ब्रीडर बना दिया, इसके अलावा जो अदर वेराइटीज़, अदर जो वेराइटीज़ बोल दो या लैंड रेसेस बोल दो, लैंड रेसेस यानी कि मतलब वाइल्ड कल्टीवार है वो, मतलब कि या फार्मर उसे बहुत टाइम से उगा रहा है, पुरानी वेराइटी जो अभी नहीं है वो, है ना, पुरानी वेराइटियाँ जो मास सिलेक्शन से या प्योर लाइन सिलेक्शन से कोई वेराइटी बनी है पुराने, ठीक है ना। और या वाइल्ड वेराइटी जो जो जंगलों में उगती है ना, वाइल्ड जीन जिनके अंदर होते हैं, तो उनको कंजर्व करना है ना। और यदि हमें जब इनकी ज़रूरत हो तो हमें इसको यूज़ में भी ले सके। सपोज करो कि डिजीज रेजिस्टेंस का जीन मुझे चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? हाँ, एग्जिस्टिंग वेराइटी में तो होता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है और ससेप्टिबल होती है। तो हमें वो एग्जिस्टिंग जीन हमें मिलता है उन वाइल्ड वेराइटीज़ से, जो कि कहाँ होती है? जंगलों में होती है, या फार्मर के पास होगी। जो फार्मर तो बहुत पुरानी पुरानी वेराइटीज को यूज़ में ले रहा है ना, तो वहाँ से वो हमें वो जीन मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है, हमें जो लैंड रेसेस है, जो वाइल्ड वेराइटीज़ है, उनको प्रिजर्व करना है, उनको एक्सपांड करना है और प्रोवाइड करना प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़। हाउ यू विल प्रोड्यूस द न्यू वेराइटीज़? मीन्स और बाय सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन, और मीन्स by the backcross you can transfer the disease resistance gene और insect based other abiotic status genes, है ना। तो इस टाइप से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर क्या करता है, और क्या इसका फंक्शन है? एनकरेज करना। किस चीज़ के लिए एनकरेज करना? R&D सेक्टर को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को, जो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, है ना। ये एनकरेज कैसे करेगा? जब आपका कोई चीज़ आपने बनाई है, उसको प्रोटेक्ट यदि मिल रहा है तो क्या होगा? जब उसको प्रोटेक्शन मिल रही है तो क्या होगा? उसको पैसा भी मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है ना। वो इंस्टीट्यूशन पैसा कमाता है, वो ब्रीडर पैसा कमा रहा है ना, प्राइवेट सेक्टर वाले भी पैसा कमा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर पैसा कमा रहा है। तो ये क्या, तो एनकरेज करेगा कि हम अपना पैसा लगाएं R&D सेक्टर के अंदर, है ना। तो ये वाली चीज़ है, जिससे क्या होगा, कंट्री का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो बढ़ेगा। मतलब कि ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? नई नई वैरायटी आ रही है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इस टाइप से। और फिर क्या, एनकरेज द सीड इंडस्ट्री इन द कंट्री टू एंश्योर अवेलेबिलिटी, है ना। मतलब एनकरेजमेंट मिल रहा है जो सीड इंडस्ट्रीज है, जितनी भी जो सीड सेक्टर हैं, जो अलग अलग जो हाइब्रिड सीड बना रही हैं, जैसे VNR सीड कंपनी है, बायर, मॉन्सेंटो, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि, तो ये सभी को एनकरेजमेंट मिल रहा है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है, मतलब कि कैसे ये अथॉरिटी काम करती है। यदि आपको प्लांट वैरायटी को यदि प्रोटेक्ट करना है तो आपको क्या, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरकर रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको जमा कराना पड़ता है। उसके बाद में उनको सीड भेजना पड़ता है, तो वो सीड को चेक करते हैं। तो इनिशियल स्टेप क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना। भले आपकी प्लांट वैरायटी हो, एसेंशियल डिराइव्ड वैरायटी हो या एक्सटेंट वैरायटी हो। ये जो एसेंशियल डिराइव्ड वैराइटीज़ है, EDV भी बोलते हैं इसको, और एक्सटेंट वैरायटी को EV, यानी कि ये आपको मैं फाइनल जो स्लाइड होगी लास्ट वाली उसमें बताऊंगा कि इन वैराइटीज़ का मतलब क्या होता है। और फिर वो क्या करता है, वहाँ पे जब हमने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, और क्या बोलते हैं, फीस भी हमने जमा करा दी, और उसके साथ हमने सीड भी दे दिया। सीड अब जो PPV एंड FR जो अथॉरिटी है वो उसको वो ले लेगी, और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं ब्रीडर हूँ, जो भी वहाँ पे अथॉरिटी काम कर रही है, जब वहाँ के पर्सोनेल जो काम कर रहे हैं वो क्या टेस्ट करेंगे, डस्ट टेस्टिंग होती है, सबसे मोस्ट स्टेप है ये PPV एंड FR का। इसमें क्या, डस्ट टेस्टिंग में क्या होती है, चेक की जाती है 3 चीज़ें। फर्स्ट, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, है ना। अब जो भी आप प्लांट वेराइटीज उस PPV एंड FR अथॉरिटी को देते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करता है, वो देखता है कि डिस्टिंक्टनेस, मतलब कि जो आपने वैरायटी दी वो दूसरी वैरायटी से डिफ़र है या नहीं है, या आपने सेम टाइप का ही बना दिया है ना, कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। तो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट उसका फिनोटाइप होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि वो जो पीस आपने सीड दिया है, जो ग्रो कर रहे हैं फील्ड के अंदर, वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात है कि स्टेबिलिटी मीन्स
कि आपने इस वैरायटी को दिया है, तो ये वैरायटी जब इस सीजन में उगा रहे हैं तो ये सपोज 2 क्विंटल यील्ड दे रहा है, तो नेक्स्ट सीजन में तो 2 क्विंटल भी के आसपास तो यील्ड दे। तो मतलब इट शुड बी हैव स्टेबल परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स, ठीक है ना। 3 चीज़ें, डिफरेंट होना चाहिए फिनोटाइप, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और इट शुड गिव द स्टेबल परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। और कैरेक्टराइजेशन करना, फिर बाद में और क्या और इसका क्या और फंक्शन है अथॉरिटी का, पीपीआर का, कि इसको कैरेक्टराइज करना। कैरेक्टराइज यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, मतलब इसकी क्या प्लांट हाइट है, क्या इसका सीड वेट है, क्या इसके हार्वेस्ट इंडेक्स है, कितने यील्ड दे रहे हैं, कितने ग्रेन्स आ रहे हैं, कितना प्रोटीन कंटेंट, बायोकेमिकल कंटेंट कितना, वो सारा उसको कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं उसको। तो वो कैरेक्टराइजेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, कि लिखना ये वैरायटी का ये नंबर है और इस जगह से आई है, इसने दिया है, डॉक्यूमेंटेशन करना उसको कैटलॉग करना, है ना। कैटलॉग बनाया जाता है ना, ये वैरायटी है, ये इतना यील्ड दे रही है, इतना इसका ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये साल्ट टॉलरेंस है या डिजीज रेजिस्टेंस का कैरेक्टर भी है, और स्टेबल यील्ड भी दे रही है, यहाँ इन रीजन में स्टेबल यील्ड दे रहा है। तो एक तरह का कैटलॉग भी बनाया जाता है इसके लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, इंडेक्सिंग करना, ये सारी हो गई। और क्या काम है और फार्मर को एक जगह इकट्ठा करना, फार्मर कम्युनिटी को इकट्ठा करना, और या कोई पार्टिकुलर ट्राइबल एरिया है, रूरल कम्युनिटीज़ है, उसका इन्वॉल्वमेंट भी ये करता है कि तुम जो फार्मर, मतलब उनको इन्वॉल्व किया जाता है कि आप जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, या आप बोल दो कि जर्म प्लाज्म है, इसको जो आपके पास अवेलेबल है वाइल्ड वेराइटीज या लैंड रेसेस है, या वेराइटी जो आपने डेवलप की है, उसको आप कंजर्व रखो, है ना। उसको ये प्रमोट करता है, PPVFR प्रमोट दी कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड वेराइटीज एंड लैंड रेसेस, ओके ना। मतलब अलग अलग, मतलब वो एक तरह के सेमिनार टाइप से कुछ करवाता है, लोगों को इकट्ठा करके समझाता है, पैसा भी देता है, और जो अच्छा काम करता है उसको रिवार्ड भी प्रोवाइड करवाता है PPVFR, ठीक है। और नेक्स्ट है मेंटेनेंस दी नेशनल रजिस्टर एट द ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल जीन बैंक। मतलब कि रजिस्टर तो मेंटेन करना है कि कितना वैरायटी का सीड आया है, कितना आया है, कितना अपन मतलब उसका क्या बोलते हैं, कितनी के कैसे किन जगहों पे कौन कौन सा जल प्लांट कंजर्व है ना। और नेशनल जीन बैंक पे इनको भी मेंटेन करना। सपोज करो कि 1000 वैरायटी का मेरे पास सीड है, PPFR के पास सीड है, तो उन 1000 वैरायटी को मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं कि वो सीड खराब हो रहा हो वहाँ पे, ठीक है ना। मतलब जो भी है एक स्पेसिफिक मात्रा के अंदर, उन क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे उनको जमा होता है। आप यदि वहाँ जाएंगे दिल्ली के अंदर, तो NBPGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो एक वहाँ पर हर एक प्लांट वैरायटी का एक कंजर्व कर रखा है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर, है ना। तो वो देखें मतलब कि बहुत लार्ज टर्म प्लांट में, मतलब हज़ारों क्या लाखों में अवेलेबल है वहाँ पे, तो मेंटेन किया जाता है। मतलब कि सपोज कोई ख़राब हो रहा है कोई सीड, तो उसको क्या करते हैं, फील्ड में जाके सोइंग कर देते हैं, फिर उससे सीड मिलता है, फिर उसको उसकी जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, वो सारा चेक करके वापस से अपने में स्टोर कर लेते हैं। तो ये इसके ये बेसिक फंक्शन है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना एसेंशियल डिराइव्ड वैरायटी का, एक्सटेंट वैरायटी का, और बाद में डस्ट टेस्टिंग, डिस्टिंगनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी टेस्ट करना, कैटालॉगिंग, इंडेक्सिंग और डॉक्यूमेंटेशन, और प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को मेंटेन करना, और जो ट्राइबल कम्युनिटी है, रूरल कम्युनिटीज़ है, उसमें प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के लिए के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये इसका फंक्शन है। फिर है नेक्स्ट की जो राइट्स अंडर द एक्ट्स। तो अभी राइट्स अंडर द एक्ट्स के अंदर क्या, ये 3 राइट मिलते हैं। मतलब कि एक तो ब्रीडर को राइट मिलता है, मतलब PPR 3 जनों को राइट प्रोवाइड करता है ना। 3 कौन है, एक तो ब्रीडर है जिसको ब्रीडर राइट बोलते हैं, एक रिसर्चर राइट है जो कि रिसर्चर को मिलता है, जो रिसर्च करता है, जो वैरायटी डेवलप करता है, एक फार्मर राइट्स है जो कि फार्मर को राइट मिलता है। ओके, तो 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहला ब्रीडर राइट। तो इसमें देखो डेफिनेशन को जो मैंने शुरू में बताया था पहला स्लाइड में, वही डेफिनेशन यहाँ है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहते हैं कि ये डेफिनेशन यहाँ पे कहती है कि ब्रीडर को राइट दिया जाता है कि वो अपनी जो वैरायटी डेवलप की हुई है उसको वो सेल कर सकता है ना।
ऑफर कर सकता है किसी और को, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है चारों तरफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है ना, उसको वो सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस थिंग्स ही कैन डू और शी कैन डू, है ना। एंड दिस इज आल्सो प्रोवाइड दी violation of right, breeder can design an agent or license and maybe exercise civil remedy। मतलब कि यदि कोई आदमी कोई इस वैरायटी को कोई भी मतलब सेलिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कर रहा है तो वो वायलेशन माना जाएगा और उसके खिलाफ फिर केस होता है, फिर उसको जेल भी हो जाता है और कुछ मतलब हर्जाना भी भुगतना पड़ता है, हज़ारों में ही होता है वो तो, है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं, मतलब ब्रीडर ही वो कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, और करेगा तो उसको सजा होगी। तो ये होता है आपका ब्रीडर राइट। और रिसर्चर राइट क्या, ये जो ब्रीडर राइट है ब्रीडर को मिलेगा, अब रिसर्चर राइट है वो रिसर्चर को मिलेगा, है ना। कि कैन ही व्हाट ही कैन डू द रिसर्चर फॉर द स्टडी और एनालिसिस ऑफ रिसर्चर कैन यूज एनी रिकॉर्ड ऑफ वैरायटी एंड प्रोवाइडेड फॉर इन दिस लॉ। He can involve to use or species an initial variety of source for the development of a different variety, but repeated use of require the registered breeder prior permission। मतलब क्या हुआ कि रिसर्चर मान लो कि सीड मिल गया, वो सपोज करो स्वर्णा सब-1 का सीड मिल गया, तो उस सीड को वो यूज कर सकता है टू डेवलप ए न्यू वेराइटी। बट इफ ही वांट टू यूज रिपीटेडली of this variety, so then in this case what will happen, so he should take a permission from the owner who developed the this variety, okay, तो he should take the permission, ठीक है। तो ये होता है रिसर्चर राइट, मतलब कि रिसर्चर है कि उस वैरायटी पे अपना रिसर्च कर सकता है ना, जो भी करना चाहे, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, बैक क्रॉस, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन इफ़ ही यदि वो रिपीटेड यूज़ कर रहा है, बार बार उसका वैरायटी को यूज कर रहा है और नई नई वैरायटी बना रहा है, तो उस केस के अंदर उसको क्या परमिशन लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो ये रिसर्चर राइट इसको बोला जाता है, मतलब वैरायटी को यूज में ले सकता है लेकिन रिपीटेड यूज होने पे परमिशन लेना है। अब नेक्स्ट है फार्मर राइट। फार्मर राइट्स का मतलब क्या होता है, वही सेम चीज़ जो ब्रीडर राइट को मिली थी यहाँ पे फार्मर को मिल रही है कि फार्मर क्या कर सकता है, एक वैरायटी को डेवलप कर सकता है, मतलब क्रिएट कर सकता है, ठीक है, एक नई वैरायटी को वो डेवलप कर सकता है, जैसे कि ब्रीडर बना रहा था और वो जैसे ब्रीडर को जिस वे में प्रोटेक्शन मिल रहा था उसी वे में प्रोटेक्शन फार्मर को मिलेगा कि क्या फार्मर का कि वो अपना उसने जो बनाया है वैरायटी उसको सेव कर सकता है, मतलब रख सकता है, उसको यूज कर सकता है, उसकी सोइंग कर सकता है, रीसोइंग कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, उसको दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, उसकी सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वो सारा कर सकता है। लेकिन कोई उसकी वैरायटी को कोई और दूसरा करेगा तो क्या करेगा, वायलेशन ऑफ एक्ट माना जाएगा। और वायलेशन ऑफ एक्ट में क्या होगा, फिर वापस से वो क्या होगा, मतलब उसके खिलाफ केस होगा और हर्जाना जितना लगता है वो उसको चुकाना पड़ेगा, मतलब दूसरा उसे यूज नहीं करना चाहिए। केवल फार्मर कैन यूज, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, मार्केटिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एवरीथिंग ही कैन डू, बट अदर्स कैन नॉट डू दिस थिंग्स। तो ये फार्मर राइट एक्ट होता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि तो ही entitled before the coming into the force the act provided the farmer shall not be entitled to the sell the planted seed of a variety protected under the PPR 2001। जैसे कि इसमें होता क्या है कि फार्मर, जैसे मैंने कोई वैरायटी बनाई, ब्रीडर कोई वैरायटी बना रहा है और वो ब्रीडर वैरायटी बना के फार्मर उसको यूज कर रहा है, मतलब उसको सोइंग कर सकता है, रीसोइंग कर सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो उस जो मतलब कि उस जो मतलब जो वैरायटी जो PPFR ने जो प्रोटेक्ट कर रखी है उस वैरायटी को उसने सोइंग रीसोइंग किया है तो वो कर सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यदि वो उस सीड से बहुत सारा सीड बना रहा है और उस सीड को बना के अपना नाम दे दिया, जैसे नाम हो गया भैया कि कृष्णा नाम दे दिया, तो अब कृष्णा ने फार्मर ने उगाया और अपना ब्रांड का नाम दे दिया, एक पॉलीथीन बैग गनी बैग्स में भर के, पॉलीथीन या गनी बैग्स में भर के उसमें नाम दे दिया कि कृष्णा सीड्स, तो कृष्णा सीड्स उसने नाम दे दिया तो वो गलत है। वो उसमें लेबलिंग नहीं कर सकता किसी टाइप की, वो दूसरों को दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन
वो ब्रांडिंग नहीं करेगा उस सीड की। तो ये फार्मर राइट के अंदर आता है कि फार्मर क्या है, फार्मर इसके अंदर कि फार्मर अपनी वैरायटी को वो डेवलप कर सकता है, सोइंग, रीसोइंग, यूज़, एक्सचेंज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कुछ भी कर सकता है, दूसरे वो नहीं कर सकते उसके। और यदि वो, और सेकंड थिंग क्या है, यदि PPV-FR के अंदर जो वैरायटी रजिस्टर है, उस रजिस्टर वैरायटी को वो सोइंग, रीसोइंग, एक्सचेंज वगैरह कर सकता है, एवरीथिंग ही कैन डू। बट ब्रांडेड या लेबलिंग करके उस सीड को वो नहीं बेच सकता, उसी, है ना। तो इस यदि ब्रांडेड करके अगर वो बेचेगा उस वैरायटी को तो उसको मुनाफा होगा, बेनिफिट्स मिलेगा। तो बेनिफिट मिलेगा तो फिर वो ब्रीडर को बेनिफिट नहीं मिलेगा जो उसने एक्चुअल में जिस उस वैरायटी को बनाई थी। ये एक फार्मर राइट होता है इसके अंदर, है ना। और फार्मर को एनकरेजमेंट करने के लिए रिवार्ड भी दिया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्स ऑफ लैंड रेसेस, वाइल्ड वेराइटीज ऑफ इकोनॉमिक प्लांट्स, ठीक है। और मतलब कि भाई फार्मर को जितना ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा, तो फार्मर तो बहुत ज़्यादा इंडिया में, यदि इसके 10% भी, 5% भी, यदि 1% भी काम करने लग जाए वैरायटी डेवलपमेंट में, तो कुछ नहीं क्या हो सकता है इंडिया में। बहुत सारे को राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है इसके लिए। एक लेडी है उड़ीसा की, उसने अभी राष्ट्रपति अवार्ड मिला ही था रिसेंटली। मतलब टोटली उसको कुछ नहीं आता है, इलिटरेट है टोटली, लेकिन राइस की थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी का कलेक्शन किया उसने, और उनको कंजर्व किया है, कई सालों से कंजर्व कर लिए, और पिछले ही साल उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, है ना। तो ये है फार्मर राइट्स के बारे में। और जो PPV-FR है ना, अब मतलब कि लगभग 57 वैराइटीज़ क्रॉप स्पीसीज है ना, वैराइटीज़ 57 क्रॉप स्पीसीज राइस, मतलब और जैसा सेटावा, होडियम वल्गेर, सोरगम वल्गेर, या तुम कोई सी मतलब साइनोनोवा, टेटागोनोवा, मतलब बहुत सारी जो भी लेग्यूम स्पाइसेस, ऑलसीड, इन सारे कोई क्रॉप स्पीसीज को जो कि लगभग 57 है, उनका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और अभी नया 20 डिफरेंट वैरायटी जो अभी और इन्वॉल्व करेंगे। मतलब कि ये कम क्यों दिख रही है तुम्हारे को, क्योंकि इसके अंदर क्या ना, डस्ट कैरेक्टराइजेशन के अंदर प्रॉब्लम होता है कि हमें उस स्पीसीज का हर एक कैरेक्टर के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, कि यदि इस लीफ की विड्थ इतनी होनी चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, स्पेसिफिक हर वैरायटी के बारे में, मतलब कंप्लीट उसकी बॉटनी हमें आनी चाहिए। तो तब जाके वो उसका मतलब कि हम उसके नोटिफिकेशन में उसको ले सकते हैं उस वैरायटी को, मतलब कि प्लांट हाइट एवरीथिंग कैरेक्टर को हमें आना चाहिए। और वहाँ पे वो उसके जो कैटलॉग है IPPFR का, वहाँ पे पूरा उसको देखा जाए, पूरा उसको मतलब कि लिखा जाता है एवरीथिंग, और वहाँ से मैचिंग किया जाता है। मतलब आप देखेंगे कभी गूगल पे जाके लिखना मीन्स क्या बोलते हैं, हाउ डॉक्यूमेंटेशन डन और हाउ कैटलॉगिंग डन बाय PPV-FR, तो वो सारा आ जाएगा। हर वैरायटी का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे राइस की लीफ है तो राइस की लीफ का इसकी लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, इसमें प्रोटीन इतना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना है, तो वो सारा कैरेक्टराइजेशन का होल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो ऐसे अभी 20 वेराइटीज़ का भी वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो ये वाली चीज़ है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो जनरली एग्ज़ाम में आता है कि जो अब मैंने वैरायटी बनाई, तो अब वो PPR कितने सालों तक उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, हाँ ओके। तो वो इसमें लाइन में जो से थर्ड लाइन में वो लिख रखा है कि 15 साल तक, 15 ईयर्स तक फील्ड क्रॉप वेराइटीज़ जो है, जो राइस है, वीट, सोरगम, मेज, बार्ले, उन सभी को वो प्रोटेक्ट रखेगा 15 ईयर्स तक। और जो ट्री और वाइन्स है ना, जैसे ग्रेप हो गया या ट्री या फॉरेस्ट्री ट्री हो गया, तो उनके लिए 18 ईयर्स है। लेकिन जो एक्सटेंट वेराइटी है, अभी मैं बताऊंगा क्या एक्सटेंट वेराइटी क्या होती है। जो एक्सटेंट वेराइटी है तो वो 15 ईयर्स के लिए मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है बाय दी PPV-FR, ठीक है। डायरेक्ट याद करना, 15 ईयर्स फॉर द फील्ड क्रॉप एंड 18 ईयर्स फॉर द ट्री एंड वाइन्स क्रॉप्स। अभी इसमें ये दिखा रखा, अभी मैंने बोला था कि फार्मर वेराइटी क्या होती है, जो वेराइटी ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड वेराइटी है, इवॉल्व बाय द फार्मर इन देयर फील्ड, लाइक वाइल्ड वेराइटीज, लैंड रेसेस कम्स अंडर द फार्मर वेराइटीज, ठीक है ना। वो वेराइटी जो फार्मर से ट्रेडिशनली मतलब सैकड़ों सालों से वो उगा रहा है ना। जो लैंड रेसेस या वाइल्ड वेराइटीज़ है उसको बोलते हैं फार्मर वेराइटी, जो फार्मर पुराने ज़माने से
जिन वैरायटी की खेती कर रहा है उसको बोलते हैं फार्मर वैरायटी। और एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज़ का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक वैरायटी है जो कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी वैरायटी से मैच खाते हैं, है ना। इसके कैरेक्टर और दूसरी वैरायटी के जो कैरेक्टर्स है लगभग सेम है। प्लांट हाइट, ग्रेन यील्ड, हार्वेस्ट इंडेक्स, नंबर ऑफ ग्रेन्स, नंबर ऑफ पेनिकल्स पर प्लांट, नंबर ऑफ लीव्स, तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है ना वो सारे सेम है एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी को। व्हेन यू विल मैच द कैरेक्टर्स बट डिफरेंस ओनली फॉर दी वन कैरेक्टर, एक्सेप्ट फॉर दी वन कैरेक्टर, मतलब किसी एक कैरेक्टर के अंदर डिफरेंस होगा, बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे 99.9% सेम होते हैं। तो वैसे वैरायटी को बोलते हैं एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी। जैसे स्वर्णा वैरायटी है ना। अब स्वर्णा वैरायटी है, अभी स्वर्णा वैरायटी में मैंने एक जीन डाल दिया सब1। सब1 जीन क्या है, जो सबमर्जेंट टॉलरेंस होता है, जो ज़्यादा पानी भर जाता है फील्ड के अंदर, तो उसमें क्या होता है, राइस क्या होता है, डूबने से फिर वो क्या रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन वो सारा अफेक्टेड होता है, तो उसका यील्ड कम हो जाता है। तो अब उसमें जीन डाल दिया सब1, मैंने केवल जीन क्या डाला, सब1। अब वो अब नई वैरायटी का नाम क्या होगा, स्वर्णा सब1। तो अब यहाँ पे डिफरेंस किसका, केवल सब1 का, और रिमेनिंग कैरेक्टर्स ऑल आर सेम। तो इसी वैरायटी को बोला जाता है एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज़, ठीक है। और थर्ड क्या, फॉल्क वैरायटीज़। फॉल्क वैरायटीज़ का मतलब है जो कि वो वैरायटी डेवलप्ड एंड ग्रोवन और एक्सचेंज बिटवीन द फार्मर, मतलब कि वो वैरायटी जो फार्मर ने बनाई